हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे कुशल मंगल हो ना सब? कोई समस्या हो तो बताओ। अरे टेंशन लेने का ही नहीं यार, अपन टेंशन देने के लिए पैदा हुए हैं, टेंशन लेने के लिए नहीं, समझ रहे हो? तो अपन आज किसको देखने वाले हैं? वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को। वो छोटी मोटी सी चीजें बची थी, लेकिन चीकू वहां से सवाल पूछता नीट में, और कहाँ मतलब बहुत प्यारे प्यारे सवाल। कब मतलब आप मानो या ना मानो, मैंने आपसे दो से तीन सवाल बोले थे जब मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को। तो एक सवाल यहाँ से बनता है, कैसा बनेगा? वो डिस्कवरी से पूछ देगा कि वायरस की डिस्कवरी किसने करी, टर्म किसने दिया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले किसने निकाला। अच्छा हाँ, अब बहुत मजा आएगा, तुम देखते जाओ बस। चलो अब अपन शुरू कर रहे हैं किसको? वायरस को। अब वायरस भाई साहब, अभी पहले तो क्या था ना, कोई जानते नहीं था वायरस क्या होता है, लेकिन जब से ये कोविड का वो आया ना पूरा सिनेरियो, कि अब तो तुम कह दो कि हमारी बिल्डिंग में भी एक निकल आया है, वो भूलेंगे नहीं क्या निकला है, समझ रहे हो? वो खुद जान जाएंगे, अरे कोरोना निकल आया उस कॉमेडी में। उस टाइम मतलब जब कोविड आया तो कितना वो सब ये हुआ था, जिसने सैनिटाइजर का नाम तक नहीं सुना था वो सैनिटाइजर ले ले घूम रहा था। चलो खैर, अपन वायरस की बात करते हैं। तो वायरस भाई साहब ऐसा है कि इसको 5 नेम क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी थी। अपन ने 5 नेम क्लासिफिकेशन देखा था, वो आर एच विटेकर वाला, हाँ सर देखा था, उसमें का वायरस था? नहीं था, नहीं था। फिर तो भाई साहब क्यों नहीं दी गई जगह? क्योंकि ये ऐसा है, कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ई का सर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे मान लो ये एटमॉस्फेयर है, हाउ एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में ये वायरस पड़ा हुआ है, तो ये नॉन लिविंग है। अच्छा, जैसे ये किसी की बॉडी में जाएगा तो मतलब लिविंग हो जाएगा। अच्छा हाँ, मतलब जैसे ही मान लो जैसे ये बाहर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोरोना किसे ही समझ लो, कोरोना से क्या रिलेट जल्दी हो जाएगा। कोविड का वायरस है, बाहर पड़ा हुआ है एनवायरमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन लिविंग है। जैसे ही वो किसी की बॉडी में गया नेजल ट्रैक के थ्रू या फिर किसी भी उससे, वो जैसी बॉडी में गया उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा तो ये वायरस कैसा होता है? ऑब्लिगेट। अच्छा मतलब कि बाहर है तब तक, जब तक बाहर है तब तक मरा हुआ है, और जैसी बॉडी में चला गया जिंदा हो जाएगा। अच्छा ये तो अलग ही खेल है। हाँ अब चल अपन बेसिक फीचर की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखे हैं। देख बेसिक फीचर मतलब कि ये ए सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर। अच्छा इसमें सेल होती ही नहीं है, होती नहीं है, ठीक है। और सेल जब आपने पढ़ा होगा ना, तो ये सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन होता है। अच्छा क्यों? अरे अपन ने सेल पढ़ी थी, सेल थ्योरी तो पढ़ी होगी, वो एमजे स्लेटर, टी सेचवान और रुडोल्फ विचरो ने तीनों से मिलकर काम किया था। कोई सोच रहा होगा जी का तीन बड़े बड़े नाम है भैया, सेल बायोलॉजी है। अच्छा सेल थ्योरी उन्होंने दी थी, तो सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन है वायरस। अच्छा क्योंकि नॉन सेलुलर है। अच्छा और एंटर इनटू द सेल एंड कंट्रोल, जैसे मान लो बाहर पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जैसी बॉडी में चला गया, सेल के अंदर चला गया, तो वो पूरी मशीनरी को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। अब मैंने तुम्हें बताया था इसको एड्स है। कैसे एड्स? हर वो वाली बीमारी, हाँ वेस्टर्न कंट्रीज वाली एड्स। मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ याद है ना एड्स, HIV वायरस। हाँ हाँ उसमें क्या होता है ना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कोई भी वायरस है, हाँ वायरस ने अटैक किया बॉडी पे, अब बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं, हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स, उनको वो अटैक कर देता है। अब कोई 11वीं वाला बोला होगा कि जी क्या चल रहा है, सुनो तो सही, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, 12th में आप पढ़ोगे इसको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। जैसे ही वो नहीं तो ये वीडियो डला भी हुआ है, देखना जाके, तो क्या होता है ना, जैसे उसने अटैक किया हमारे इम्यून सिस्टम को, वो ऐसे बंदूक रख देता है जाके किस पे? टी हेल्पर सेल्स पे, कि मेरे मनपसंद प्रोटीन बनाएगी या नहीं बनाएगी। अच्छा और उसको हाईजेक कर लेता है, जैसे एयरप्लेन हाईजेक होता है ना, वैसे ही उसको हाईजेक कर लेता है। कौन? वायरस। अच्छा तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी इसको बहुत प्यार से लिखती है कि एंटर इनटू द सेल एंड कंट्रोल इट्स मशीनरी। अब वो मशीनरी क्या है? मशीनरी है मतलब उसके डीएनए से एमआरएनए बनाने वाली प्रोसेस, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस को हाईजेक कर लेगी और बोलेगी कि मेरे मनपसंद प्रोटीन बना। अच्छा और अगर मान लो सेल ने नहीं बनाए उसके वायरस के मनपसंद प्रोटीन, तो उसको फाड़ देगी सेल को। अच्छा ऐसा भी होता है? अरे ऐसा ही तो होता है, ये तुम लोग पढ़ोगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है, एड्स में पढ़ाई हुई है मैंने, देख लेना जाके टाइम मिले तो। अब भाई साहब तीसरी चीज़ क्या है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। मैंने बोला अभी ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, मतलब बाहर जब तक है कोई दिक्कत नहीं, मरा हुआ है, जैसे ही बॉडी में गया तो वो होस्ट की बॉडी में गया तो वो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। अच्छा और ये है ना एक तरीके का इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। देखो दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर ही, हाँ, और इंटर मतलब दो सेल के बीच में। अरे वो बताया है ना अपन ने, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हाँ तो वैसे इंट्रासेलुलर मतलब क्या, कि सेल के अंदर ही घुस के क्या करेगा? हाईजेक कर लेगा। अच्छा तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो गया। अब यहाँ से सवाल बनते हैं दो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा कि लिविंग सेल जो है ना, जैसे मान लो मेरी सेल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल है, हाँ, तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। कैसे सर? अरे डीएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो कोई होगा जी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है? देखो चीकू, डीएनए से बनता है एमआरएनए, इसको ये होता है सेंट्रल डोग्मा स्कीम, आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। अच्छा नहीं तो बायोमोलिक्यूल में आपने थोड़ा सा इसका पढ़ा होगा, ठीक। अब डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा स्कीम है।
हो तो मेरी सेल, जैसे मैंने अपनी मान लो यहाँ से सेल निकाली और मैंने उसमें जब देखा कि भाई सेल के अंदर क्या क्या है, कोई भी लिविंग सेल है ना उसमें डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो वायरस की सेल है, जहाँ से नीट में बहुत बार सवाल पूछा, बच्चा गलत करके आता है, स्टेटमेंट वाले सवाल वो दे देता है, क्योंकि जो वायरस वाली सेल्स होती है ना, इनमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एनी वन। वो पता नीट में सवाल क्या पूछेगा, इन वायरस डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, इन वायरस डीएनए और आरएनए एनी वन इज प्रेजेंट। तो याद रखना एनी वन, बार बार बोल रहा हूं, जैसे तुमसे बोल दिया उसने एचआईवी का वायरस है, हो उसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, डीएनए या आरएनए या फिर दोनों होंगे, भाई साहब कोई एक ही होगा। इसीलिए तो वायरस को खास बोलना है, क्यों बोलें, क्योंकि एक ही चीज रखता है वो, या तो वो आरएनए वायरस हो सकता है या वो डीएनए वायरस हो सकता है। सर मजा नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? देखो कोरोना सुना है? हाँ कोरोना से सुना। कोरोना के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। अच्छा अब सर थोड़ा थोड़ा आ रहा। अच्छा तुमने वो सुना है? कौन कौन? अरे वो एड्स वाला वायरस, वेस्टर्न कंट्रीज वाला। हाँ तो एड्स वाला वायरस जो है वो कैसे, वो भी कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। अच्छा तो सर डबल मतलब डीएनए वाला कोई वायरस नहीं होता क्या? अरे होता है। हेपेटाइटिस बी का नाम सुना है सर? हेपेटाइटिस बी, हाँ हाँ सर सुना है, सुना सुना सा लग रहा। हाँ तो वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस होता है। अभी अपन खैर उसको देखेंगे भी, ठीक। और अगर किसी को कोई 12th का है तो उसको भाई पहले ही अपन ने क्लास 12 मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डले हुए हैं पूरे लेक्चर्स, ठीक। अब बात करते हैं वायरस की जेनेटिक मटेरियल की, ठीक। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए नहीं करते, लेकिन होते हैं भैया, कोई एक ही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वायरस में ओनली वन, ठीक, ओनली वन, ठीक, सिंगल, ठीक है। फिर वायरस में मेटाबॉलिक पाथवे एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है, क्या तुमसे वो पता क्या पूछेगा? इधर लगाओ कान, एम्स का लेवल का सवाल बता रहा हूँ, मतलब अगर नीट में पूछा, एक बार पूछा भी था, AIPMT में पूछा था 2008 में। उसने बोला था कि वायरस में ग्लाइकोलाइसिस चलती है क्या? अब बच्चा बोलेगा कि वायरस में ग्लाइकोलाइसिस मतलब एटीपी बनाना है सर, चला दे रहे। अरे ऐसे नहीं चलाना भैया, इधर आओ। मेटाबॉलिक पाथवे एब्सेंट होते हैं किसमें? वायरस में। तो ये जीवन भर याद रखना कि वायरस में क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे एब्सेंट है। अरे चीकू अपन इसको बोल ही तो रहे हैं, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब कि होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, एनर्जी लेगा। हाँ सर बिल्कुल लेगा। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। देखो एक चीज़ और, अब जैसे असर्शन रीजन वाला अगर एम्स का सवाल बना, वो बोलेगा वायरस में, असर्शन बोलेगा कि वायरस में मेटाबॉलिक पाथवे एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस फोटोसिंथेसिस नहीं चलती। फिर वो रीजन लिख देगा, रीजन में अगर उसको अच्छा सवाल बनाना है कि क्या उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो भाई साहब याद रखना, जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो ना तो उसमें लिखा है कि एंजाइम कैन बी प्रेजेंट। अच्छा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कौन से एंजाइम? जब भाई साहब ग्लाइकोलाइसिस और वो नॉन साइक्लिक वाली जो एंजाइम्स होते हैं वो हो भी सकते हैं प्रेजेंट। तो भाई साहब एक सवाल क्या बना अपना, वायरस में डीएनए होगा या आरएनए? सर एक ही होगा। हमारी सेल में दोनों होंगे, डीएनए भी होगा आरएनए होगा, क्योंकि वो सेंट्रल डॉगमा स्कीम से चल रहा होगा प्रोसेस। वायरस की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें क्या होगा? ओनली वन, ठीक, ओनली वन। फिर वायरस में मेटाबॉलिक पाथवे टोटली एब्सेंट होते हैं, ना ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ना लिंक रिएक्शन चलेगी, ना कर्व साइकिल चलेगी, ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन उनके एंजाइम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, कैन बी प्रेजेंट, ठीक। ये कहाँ मिलेगा भाई साहब? ये अच्छी किताबों में मिलता है, ठीक। अब अपन बात करते हैं डिस्कवरी की। अब तुम मेरी बात समझो, क्या हो रहा था ना उस टाइम पे? क्या किस टाइम पे सर? अरे मतलब पहले की बात कर रहा हूँ कि जब ये लुईस पास्चर सर आए, उन्होंने बोला कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगल डिसीज करा सकते हैं, मतलब कुछ फंगस होती है जो फंगल डिसीज करा सकती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरियल डिसीज करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीज थे जिनको पता ही नहीं चल रहा था। कैसे पता नहीं चल रहा था? अब आगे लगे कुछ ऐसे डिसीज हो रहे थे जो वायरस से हो रहे थे, लेकिन उस समय तो वायरस का पता ही नहीं था। हाँ कि भाई साहब को मान लो वो क्या बोले भाई, जैसे पेड़ की पत्तियों से ने शुरुआत करी थी, वो टोबैको मोज़ेक वाला जो वायरस होता है ना, टोबैको की पत्ती जो होती है उस पर डिसीज करा देता है। हाँ सर कराता है। तो उससे शुरुआत करी। इनने बोला ना तो यार ये बैक्टीरिया से हो रहा है, मतलब उसकी लीफ जो लीफ होती है ना, पत्ती मुरझा रही है, ना वो फंगल डिसीज से हो रहा है। तो आगे का लगा है कौन? समझ रहे हो? तुम थोड़ा सा इसको फील करना कि वायरस की खोज कैसी हुई होगी, टर्म कैसे दिया गया। अब वो डिसीज के थ्रू भी पता चलेगा तुम्हें। तो सबसे पहले आए थे टर्म देने वाले, वायरस का टर्म दिया था। वायरस को टर्म एज अ इन्फेक्शियस फ्लूइड, मतलब ऐसा लिक्विड या फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मतलब अगर किसी की बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो वो उसको भी डिसीज करा देगा। अब एड्स में क्या होता है? क्या होता है सर मतलब सर एड्स में कुछ नहीं होता सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो फ्लूइड के ट्रांसमिशन से क्या हो सकता है सर? वो एड्स हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। तो भाई साहब ये क्या है? इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ठीक है। टर्म किसने दिया? इवेनबोस्की। भाई साहब अब यहाँ से आ रहे हैं नीट के सवाल, ठीक। टर्म पूछ देगा, डिस्कवरी पूछ देगा, कैसे करी, क्या हुआ, देखते जाओ। तो इवेनबोस्की 1892 में, बार बार बोल रहा हूँ यहाँ से सवाल पूछता है नीट में, भले ही इस साल पूछे अगली साल ना पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक। तो टर्म किसने दी थी? इवेनबोस्की ने 1892 में। ईयर भी याद रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दी है, ठीक। जितने ईयर एनसीईआरटी में दिए हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक। अब इवेनबोस्की की मैं बात करता हूँ। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने पत्ती देखी, वही टोबैको मोजेक वाली, मतलब टोबैको की लीफ देखी, जो कि किससे उसको कौन सा डिसीज था, मोजेक डिसीज था। ठीक, उन्होंने उससे केमिकल को आइसोलेट किया, हाउ केमिकल को आइसोलेट किया और बैक्टीरिया के फिल्टर में से पास करा दिया, फिल्टर पेपर होता है बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, उससे पास करा दिया। अब उनको जो लिक्विड इन्फेक्शन मतलब ये जो मिला लिक्विड, उन्होंने बोला यार ये लिक्विड जो है अब इसमें पता नहीं बैक्टीरिया है या वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया होते तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं, बैक्टीरिया का फिल्टर था, ये लिक्विड इन्फेक्शन है ना मिल गया। अब इसका ये कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, तो तुम्हें बस इतना रखना, टर्म किसने दी थी, इवन वॉस्की ने। उन्होंने क्या देखा था, टोबैको की पत्ती देखी थी, जो कि किससे ग्रस्त थी, मोजेक डिसीज से। ठीक है, मोजेक डिसीज से उन्होंने केमिकल को आइसोलेट कर दिया था, लेकिन उस केमिकल को बता नहीं पाए। ठीक है, फिर उसके बाद आया बेजरनिक। अच्छा, 1898 में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये 1892 में थे, ये 1898 में आ गए। ठीक, 6 साल बाद इन्होंने क्या किया, वही मोजेक डिसीज वाली पत्ती देखी, केमिकल को आइसोलेट किया, और केमिकल को आइसोलेट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है। हाँ, इनने क्या बोला, इनने क्या किया, वो जो फ्लूइड को आइसोलेट किया था ना इनने, हाँ, उन्होंने दूसरी पत्ती पर डाल के देखा और बोला कि यार ये तो फ्रेश इन्फेक्शन करा सकती है। अच्छा, तो फ्रेश इन्फेक्शन मतलब, अरे यार एक सेल थी, दूसरी सेल में जब उन्होंने यही लिक्विड डाला तो वो भी मतलब वो ऐसी हो गई टोबैको मोजेक वाली। अच्छा, वो पत्ती भी कैसी होगी, टोबैको से ग्रस्त हो गई, टोबैको मोजेक डिसीज से। अच्छा, तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि इट कैन कॉज फ्रेश इन्फेक्शन। अच्छा, और एक बहुत प्यारा शब्द इन्होंने लिखा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब कि ऐसा फ्लूइड जो कि कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस मतलब कि इन्फेक्शियस है और एक से दूसरे में डिसीज करा सकता है। समझ रहे हो? अब कोई होगा, सर वो हमने एक सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला चेकू, ओमनिस सेलुला ई सेलुला है सेल बायोलॉजी, उसमें वो बताते हैं कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, पुरानी सेल से डिवीजन के थ्रू। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, किसने दिया था, बेजरनिक ने दिया था। कब दिया था? 1898 में। किसके लिए दिया था? वायरस के लिए दिया था, और बोला था कि ऐसा फ्लूइड, ऐसा मतलब लिक्विड जो फ्रेश इन्फेक्शन करा सकता है, जो कि कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस मतलब इन्फेक्शियस है, और वो एक से दूसरे में जा सकता है। इसकी किसने बोला? बेजरनिक ने। फिर उसके बाद भैया एक चीज़ और याद रख लेना कि यहाँ पे अभी वायरस तो हमें मिला नहीं था सही तरीके से, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे। फिर 1935 में, 1935 में एक स्टेनले साहब के साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था। क्रिस्टल फॉर्म में इसको आइसोलेट किसने किया था? स्टेनली ने। ठीक है, और बोला था कि वायरस इज मेनली, मतलब वायरस इज नथिंग मतलब वायरस इज मेनली प्रोटीन एंड इट्स न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि एक प्रोटीन की लेयर है जिसके अंदर कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। बस इन्होंने इतना बोला था। तुमसे बोलेगा फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने उसको आइसोलेट किया वायरस को? स्टेनली ने। बस ये यहाँ से सवाल बनते हैं चीकू, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब एक चीज़ और सुनो, अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पे। क्यों? क्योंकि अभी अपन पीछे देख के आए ना स्टेनली सर को, हाँ, उन्होंने क्या बोला कि भैया एक होगी प्रोटीन की कोट और अंदर बैठा रहेगा जेनेटिक मटेरियल। तो ये भैया ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बोला कुछ, जैसे अपन लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तब वो देखा गया जब, तो ये भैया ऐसा स्ट्रक्चर आया कि जेनेटिक मटेरियल है, कोट है, प्रोटीन का कोट। अब प्रोटीन कोट से देखो, तुम्हें मैं थोड़ा सा और घुमाऊंगा सेल बायोलॉजी में। देखो ये जो प्रोटीन कोट होता है ना, इसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। अरे ये सर कैप्सिड क्या है, हमने खेला है। अरे सुनो तो सही, कैप्सिड मतलब कुछ नहीं, कैप्सिड मतलब प्रोटीन की लेयर। ठीक, जब बहुत सारे कैप्सोमियर्स, ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर्स कवरिंग बना लेते हैं किसी भी वायरस के आजू बाजू काजू मतलब चारों तरफ, तो बनती क्या है? एक प्रोटीन की लेयर। उस प्रोटीन को लेयर को अपन क्या बोलते हैं चीकू? कैप्सिड। क्लियर है इतना सा? ठीक। अब प्रोटीन कवर होता है दो तरीके से, मतलब इसकी सिमेट्री के बेसिस पे दो तरीके से प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक, एक होती है सिलेंड्रिकल और एक होती है पॉलीहेड्रल। अब इसी पे तो अपन लोग वायरस पढ़ते हैं। कैसे वायरस? जैसे टोबैको मोजेक वाला वायरस कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कवरिंग कैसी है? सिलेंड्रिकल, इसलिए जो वायरस का शेप है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल। तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे तुम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक ठीक। फिर उसके बाद जो जितने भी प्लांट वाले वायरस जो होते हैं ना, प्लांट वाले वायरस मतलब जो प्लांट को डिसीज कराते हैं, हाँ, आरएनए वाले वायरस, जो प्लांट वायरस होते हैं जो प्लांट को डिसीज कराते हैं, वो भी कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है सर। अब बैक्टीरियोफाज का नाम सुना है? सर ई का होता है। अरे ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक कर दे, अच्छा, और उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले ले, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। फिर से अपन सेल बायोलॉजी में चले जाएंगे। फिर ये कैसा होता है? पॉलीहेड्रल होता है। ये डीएनए वाले वायरस होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है ना चीकू, बैक्टीरियोफेज, उसमें क्या होता है? डीएनए होता है। अच्छा, अभी मैं खैर बताऊंगा अभी तुम्हें। अब क्लासिफिकेशन करते हैं अपन वायरस का। क्लासिफिकेशन कर लो चलो, कि वायरस डबल, मतलब देखो वायरस मतलब मैंने क्या बोला? डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। किसमें? वायरस में। हमारी सेल में सर दोनों होंगे, डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा। वायरस में क्या होगा? डीएनए या आरएनए। तुम कोई सोच रहा होगा इतनी बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ लेता है चीकू, और वो यही बोलेगा डीएनए और आरएनए।
किसकी? वायरस की सेल में। ठीक। अब डीएनए जो है ना दो तरीके के होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। सही बात है सर, एक है सिंगल वाला, सिंगल, अब देखो सिंगल मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड मतलब कि ये डबल स्ट्रैंड वाला। ठीक। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कौन है एग्जांपल? 5x174 बैक्टीरियोफेज। अच्छा ये क्या है सर? ये तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। ऐसा फेज जो ऐसा बैक्टीरियोफेज जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसका नाम याद रखना 5x174 बैक्टीरियोफेज। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कौन आता है? अरे इसमें तो जो है हेपेटाइटिस बी याद रखना तुम, हर्पीज, हर्पीज याद रखना, ये एक सेक्सुअल मतलब ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, डिसीज होती है। और लैम्डा फेज, अच्छा, और बैक्टीरियोफेज, ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अच्छा, और 5x174 बैक्टीरियोफेज सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब कोई 11वीं का निबंध भी सोच रहा होगा इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? भाई साहब पढ़ाने को तो मैं ऊपर से पढ़ा दूँ, ये इसलिए पढ़ा दूँ क्योंकि क्लास 12th में तुम्हें थोड़ा कम याद करना पड़े, समझ रहे हो? जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ोगे वहाँ ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक। अब हाँ मैं क्या बोला था ना, हाँ जो हेपेटाइटिस बी वाला वायरस होता है ना, याद रखना ये हेपेटाइटिस बी, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और भी होते हैं पता है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है, हेपेटाइटिस ई भी होता है, ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा समझ गए? वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंपल। ठीक। अब बात आती है आरएनए की चीकू। अब आरएनए आरएनए में अपन को याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन है? एचआईवी। ये बच्चे को दिमाग में ही रहता है, मालूम, कभी भी कोई भी हो, अरे एचआईवी लगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस। फिर इन्फ्लुएंजा, अच्छा इन्फ्लुएंजा, टोबैको मोज़ेक वायरस, अच्छा ये क्या कराते सर? अरे ये सब वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं और डिसीज कराते हैं। फिर इनका तो तुमने नाम ही सुना होगा, कैसे? अरे यार एमएमआर की वो लगती है क्या, वो वैक्सीन, मीजल्स, मम्स और रेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लगाई जाती है। अच्छा, और राइनो वायरस, राइनो वायरस क्या कराता है? कॉमन कोल्ड। अच्छा, ये सब कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो सर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कोई नहीं होता? देखो वैसे तो मैं काम का तो नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब कहीं जिक्र नहीं है ना 11th में ना 12th में। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है रोटा वायरस। ये कौन सा वायरस है सर? देखो मैंने इसको पता कैसे याद रखा, रोटा वायरस। ये रोटा वायरस मतलब क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की क्यों डेथ होती है? क्योंकि उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। हाँ सर लग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, दस्त लग जाते हैं, हाँ डायरिया से ग्रस्त हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने नहीं मतलब प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसी वैक्सीन बना दी जो क्या करे, इस वायरस को मतलब पहले ही निपटा दे। अच्छा, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बीसीजी लगाई जाती है, पोलियो पिलाई जाती है, हाँ, वैसे ही अब एक नई वैक्सीन आई है, इसको बोलते हैं ये रोटा वायरस वाली वैक्सीन। अच्छा, मैंने ऐसे याद रखा था, अगर रोटा नहीं लगवाओगे तो लोटा लेके जाओगे। कोई सेंस है इस बात की? समझ रहे हो? तो ये रोटा वायरस वाली वैक्सीन ये छोटे बच्चों को लगाई जाती है। अभी खैर गवर्नमेंट में नहीं आई है, प्राइवेट में लगती है। अच्छा, अगर किसी को कोई हो जिसका भी मतलब छोटा भाई या बहन आ रही हो तो उसको लगवा देना। अच्छा, ज़्यादा नहीं, 1500 या 2000 में लग जाती है। अच्छा, और 2 डोज होते हैं। ठीक, रोटा वायरस ये याद रखना। फिर अब यहाँ से सवाल मिलेगा आपको, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस में क्या होता है ना, प्लांट वायरस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अच्छा, मैंने अभी भी बोला जितने मतलब मैक्सिमम प्लांट वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड, अभी देखा अपन ने। फिर एनिमल वाले जो वायरस होते हैं ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब कि एचआईवी भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब रोटा वायरस भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ जाए ना, बस उतने में अपना काम मिल जाएगा। अब बैक्टीरिया जो अटैक करता है, मतलब वो अभी अपन ने बोला वायरस पे, जैसे मान लो बैक्टीरिया है उस पर वायरस अटैक कर देता है, तो वो क्या है? बैक्टीरियोफेज। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस होता है ये, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल भाई साहब, एग्जाम्पल याद रखना, लैम्डा फेज और टी2 फेज। ठीक है, टी2, ये टी2 मामा भैया क्लास 12 में तुम्हें पता, मैंने पढ़ाया भी है टी2 मामा क्लास 12 में मॉलिक्यूलर में। ठीक, टी2 फेज ये कैसे होते हैं? बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया पर अटैक कर देता है वायरस, बैक्टीरियोफेज इसको अपन बोलते हैं। अब बात आती है चीकू वायरॉइड्स की। अच्छा देखो, वायरस हो गया खत्म, एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा खत्म। अब बात आती है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? अरे देखो, वायरॉइड्स मतलब कुछ नहीं, देखो वायरस में क्या था? प्रोटीन की कोट थी, हाँ, और वहाँ अंदर था जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सर सही बात थी। लेकिन वायरॉइड्स में क्या हुआ ना, वायरॉइड्स में क्या हुआ? इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट प्रोटीन कोट। अच्छा, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, मतलब कि बाहर कैप्सोमियर्स नहीं होंगे, कैप्सिड की लेयर नहीं होगी, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। किसमें? वायरॉइड्स में। ठीक है, अभी तो सब समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आरएनए, इसमें क्या होता है ना, आरएनए होता है। अब भाई प्रोटीन तो है नहीं, बचा क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। तो ये आरएनए कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है, मतलब डिसीज करा सकता है। अब तुमसे यहाँ से सवाल मिलेगा चीकू, स्टेटमेंट वाला। कैसा? वायरॉइड्स जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, पहला सवाल, मतलब स्टेटमेंट वाली। फिर इनका साइज स्मॉलर होता है, किससे? वायरस से। हाँ, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। तो वायरॉइड्स में तुम्हें क्या याद रखना है? लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, बिल्कुल होंगे। साइज स्मॉलर होगा वायरस से कि बड़ा होगा? स्मॉल होगा सर। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस होंगे, कौन? वायरॉइड्स।
ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट में तुम्हें डायरेक्ट तुम प्रीवियस ईयर देख लेना, यहीं से सवाल मिलेगा यार। ठीक, अब ये डिसीज़ कौन सा कराता है, तो ये डिसीज़ कराता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। ई काउच सर इतने बड़े बड़े डिसीज़, ये PSTD कराता है। अच्छा, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ ये कराता है, फोटो दिखा देंगे तुम्हें। ठीक, तो वायरॉइड का डिसीज़ याद रखना कौन सा, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। और ये मॉलिकुलर वेट इसका कम होता है या ज़्यादा होता है, कम होता है। साइज स्मॉल या बड़ा, वायरस से स्मॉल, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाला वायरस। इसमें प्रोटीन कोड होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, इन्फेक्शियस RNA। अब मैं तुम घुमा देता हूँ फिर। अब बात आती है लास्ट, और मतलब लास्ट, फिर अपन इस चैप्टर से बाय बाय कहेंगे और नया कोई सा चैप्टर देखेंगे। हाँ, प्रियॉन्स। अब अपन बात करते हैं प्रियॉन्स की। अब ये समझ में भी आता है, प्रिया नहीं है, देखो पहली बात तो कोई गलत फहमी ना पाले, कुत्ता पाले। ठीक, P से प्रियॉन और P से प्रोटीन। अब ऐसा कोई भी अगर मान लो ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाए, प्रोटीन इन्फेक्शियस मतलब कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उसके पास प्रोटीन है वो कैसा है, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब अगर किसी की बॉडी में चला गया तो वो क्या करा सकता है, फ्रेश इन्फेक्शन करा सकता है, उसको भी डिसीज करा सकता है। तो अपन क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स। ठीक है, अब प्रियॉन्स क्या कैसे काम करते हैं, सोचो जरा। कुछ नहीं, कैसे काम नहीं करते, ये क्या करते हैं ना, फोल्डिंग को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कैन चेंज, NCERT में लिखा है कैन चेंज फोल्डिंग ऑफ दी अदर प्रोटीन। जैसे मान लो किसी की बॉडी में कि प्रियॉन्स ने अटैक कर दिया, प्रियॉन्स ने अटैक कर दिया, तो वो हमारी जो बॉडी में प्रोटीन बनना है उनको चेंज कर देंगे। प्रोटीन सर कैसे चेंज हो जाते हैं, अरे चीकू ट्रांसलेशन पढ़ोगे जब क्लास 12th में, या फिर जिसने पढ़ा है, तो वहाँ जेनेटिक कोड्स आते थे, AUG GUG, ये बवाल चीज़ें आती थी, जिससे प्रोटीन बनता था, प्रोटीन का लंबा सा धागा, उनमें उनका जो वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको चेंज कर देता है। अच्छा, जो क्लास 11th के हैं वो टेंशन ना लें, क्लास 12th में सब डला हुआ है, आप पढ़ोगे भी। ठीक, फिर उसके बाद इसमें नो जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता किसमें, प्रियॉन्स में। अरे जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA RNA है क्या, नहीं है, तो ओनली क्या है, प्रोटीन है जो कि कैसा इन्फेक्शियस है। अब NCERT में जो लिखा हुआ है जहाँ से सवाल मिलेगा तुम्हें, साइज इक्वल टू वायरस, इनका जो साइज होता है वायरस के बराबर ही होता है। ठीक, साइज इक्वल टू वायरस। अब ये डिसीज़ कौन कौन सा कराते हैं भाई साहब, जो तुम्हें याद रखना है, गाय काऊ, हाँ गैया में करा देते हैं मैड काऊ डिसीज़। अच्छा, मतलब गाय पागल हो जाती है, अरे नहीं यार डिसीज़ है, नाम रखा गया उसका। अच्छा, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं ना, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। हैं सर ये इतनी इंग्लिश याद रखना, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये डिसीज़ है। अपन कॉमनली तो बोलते हैं भाई मैं मैड काऊ डिसीज़ हो गया। अरे तुम कहीं दोस्त से मत कहने लगना अपने कि तो मुझे ऐसा लगा तो ये मैड काऊ डिसीज़ है, समझ रहे हो, गजब बेइज्जती है। ये केटल्स में होता है। अच्छा, और इसका दूसरा नाम क्या है, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। अच्छा, समझ गए ठीक है। फिर ह्यूमंस में ये कौन सा डिसीज़ कराता है, CJD। सर ये क्या है, CJD, ऐसा लग रहा है कि साउथ की कोई फिल्म चल रही हो, नहीं CJD, इसका नाम याद रखना, ये होती है क्रट्स-फ्लेट जैकोब डिसीज़, ये ह्यूमंस में कराता है। अच्छा, समझ गए सर, ये नाम एज इट इज़ याद रख लेना चीकू, क्यों, क्योंकि सवाल पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब देख, अपन ने खूब मस्ती से ही पूरा लेक्चर मतलब चैप्टर खत्म किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शुरुआत करी थी अपन ने क्लासिफिकेशन से, किंगडम क्लासिफिकेशन से। फिर उसके बाद अपन सब चीज़ों से मिले, फंगस से मिला सबसे पहले, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले से। फिर अपन मोनेरा चले, हाँ मोनेरा से मिलने चले गए थे, हाँ मतलब मोनेरा मतलब समझ रहा हूँ, मोरेना, हाँ। फिर उसको 2 पार्ट्स में देखा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। फिर अपन ने प्रतिष्ठा जी को देखा, और आज अपन ने लास्ट में वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को देख के ही चैप्टर खत्म किया। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और अब आप क्वेश्चन लगाओ दिल से, अगर कहीं समस्या आए तो बताइएगा, वैसे नहीं आनी चाहिए, और बस मस्ती से पढ़ते जाओ। और मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।